डिसीज कंडीशन है, ये मेनली जीआई सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके एक डिसीज कंडीशन होती है। हर्निया का सिंपल अर्थ होता है बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो है उसका अपनी जो कैविटी मतलब जिस कैविटी में वो स्थित है वहाँ से या अपनी जो जगह जो होती है जहाँ पर वो स्थित है वहाँ से किसी अन्य कैविटी के अंदर असामान्य रूप से प्रोट्रूजन होना या असामान्य रूप से उभर आना, उसी को हर्निया कहा जाता है। सिंपल अर्थों में कहे तो बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो है उसका या उसके कुछ भाग का अपनी जो कैविटी है वहाँ से बाहर की तरफ निकलना, उसको ही हर्निया कहा जाता है। हर्निया ज़्यादातर जो होता है वो जीआई सिस्टम के जो ऑर्गन है, खास करके स्टोमक और इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर होता है। ये जीआई सिस्टम के ऑर्गन स्टोमक और इंटेस्टाइन जो होती है वो मेनली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्थित होते हैं और ये एब्डोमिनल वाल जो होती है उसके द्वारा बाउंडेड होते हैं। किसी कारण से यदि ये जो एब्डोमिनल वाल जो है उसका कोई एरिया जो है वो कमज़ोर हो जाता है या वीक हो जाता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि वो जो वीक एरिया जो है, कमज़ोर एरिया जो है, वहाँ से स्टोमक जो है या इंटेस्टाइन जो है उसका कुछ भाग बाहर की तरफ निकल आता है या प्रोट्रूड हो जाता है और उसी कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं हर्निया के कॉज, मतलब ये किन कारणों से होता है। तो हर्निया जो होता है वो मेनली दो कारणों से होता है। एक तो मसल वीकनेस हो जाए, मतलब एब्डोमिनल वाल जो है उसकी जो मसल जो है तो उसके अंदर कमजोरी आ जाए, वीकनेस आ जाए। साथ ही साथ क्या हो कि स्ट्रेन जो स्ट्रेन मतलब क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाए। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके कारण से क्या होगा, वो प्रेशर जो होगा वो फिर इंटेस्टाइनल ऑर्गन जो होते हैं उसके ऊपर गिरेगा और उसके कारण से जहाँ पर कमजोर एरिया जो है वहाँ से इंटेस्टाइनल ऑर्गन जो होते हैं या इंटेस्टाइन या उसका कुछ भाग जो होता है वो प्रोट्रूड हो जाएगा और उसी को हर्निया कहेंगे। हर्निया जो है उसका जो टाइम जो होता है वो मेनली उसके कॉज पर डिपेंड करता है। या तो ये क्विकली डेवलप हो सकता है, सडनली डेवलप हो सकता है, या फिर ये धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। हर्निया होने के जो कारण होते हैं उसमें एक तो कंजेनाइटल कंडीशन होती है, मतलब जन्मजात कोई विकृति है या जन्मजात कोई स्थिति है उसके कारण से, खास करके कोई नवजात बच्चा जो है उसका जो एब्डोमेन जो होता है, उसका जो अम्बिलिकस का एरिया जो है वहाँ की मसल्स कमजोर है, वीक है, तो उसके कारण से वहाँ से इंटेस्टाइनल ऑर्गन जो है वो प्रोट्रूड हो सकता है, बाहर की तरफ उभर सकता है, जिसको ओम्फेलोसील कहते हैं। तो एक तो कंजेनाइटल कंडीशन, दूसरा डैमेज फ्रॉम इंजुरी और सर्जरी, मतलब इंजुरी या सर्जरी के कारण से एब्डोमिनल वाल जो है वो डैमेज हो जाए और डैमेज होने के कारण से भी क्या हो सकता है कि वहाँ से इंटेस्टाइन जो है बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो सकते हैं और हर्निया हो सकता है। तीसरा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज और हैवी लिफ्टिंग है, मतलब अत्यधिक एक्सरसाइज करने के कारण या बहुत ज़्यादा वजन उठाने के कारण से भी हो सकता है। ज़्यादा एक्सरसाइज या वजन उठाने के कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर जो होता है दाब वो बढ़ सकता है। वो तनाव बढ़ने के कारण से वो प्रेशर जो होता है वो इंटेस्टाइन के ऊपर गिर सकता है और उसके कारण से भी हर्निया हो सकता है। चौथा क्रोनिक कफिंग होता है या सीओपीडी की कंडीशन होती है, उसके कारण से अत्यधिक खांसी के कारण से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है और उसके कारण से भी हर्निया हो सकता है। एक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब लंबे समय तक कब्ज रहती है तो उसके कारण से भी हो सकता है। ठीक वैसा ही इसके कारण से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो इंक्रीज होगा और उसके कारण से भी कंडीशन हो सकती है। एक स्टूल पास करते समय प्रेशर लगाया जाता है तो उसके कारण से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है इंक्रीज हो सकता है और उससे भी हर्निया हो सकता है। एक एसाइटिस के कारण से हो सकता है। एसाइटिस के अंदर क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड जो वो इकट्ठा हो जाता है और वे फ्लूइड इकट्ठा होने के कारण से प्रेशर जो गिरता है वो इंटेस्टाइन के ऊपर गिरता है और उसके कारण से भी इंटेस्टाइन या स्टोमक जो है उसका कुछ भाग प्रोट्रूड हो सकता है और उससे हर्निया हो सकता है। तो ये तो इसके कॉज जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर, मतलब कौन से फैक्टर है जो इसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक तो प्री मैच्योरिटी या लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं, मतलब प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय वजन कम होता है तो उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि उनका जो एब्डोमिनल वाल की जो मसल्स होती है वो कमज़ोर होती है और कमज़ोर होने के कारण से उनमें हर्निया हो सकता है। दूसरा ओल्डर एज होती है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मसल जो उसमें कमज़ोरी आती है और उसके कारण से भी एब्डोमिनल वाल जो उसकी मसल्स कमज़ोर हो सकती है और उसके कारण से भी हर्निया हो सकता है। तीसरा माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है। ये कुपोषण के कारण से मसल जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, मतलब मसल्स के अंदर मजबूती नहीं आ पाती और उससे भी मसल्स कमज़ोर हो सकती है और हर्निया हो सकता है। चौथा प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी में खास करके ट्विंस प्रेगनेंसी जो होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो होती है उसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है यूट्रस जो उसका आकार बढ़ेगा तो ये प्रेशर जो होता है वो सीधा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पड़ता है, मतलब एक तरह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो इंक्रीज होगा और ये प्रेशर इंक्रीज होने के कारण से भी इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर गिर सकता है और हर्निया हो सकता है। एक स्मोकिंग जो उसके कारण से हो सकता है, स्मोकिंग करने के कारण से कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी एक डिसीज कंडीशन होती है और उसके कारण से कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होने के कारण से वो टीयर हो सकते हैं और वहाँ से इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है वो प्रोट्रूड हो सकता है। एक फैमिली हिस्ट्री होती
है। यदि परिवार में किसी को हर्निया है तो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका मेन कारण जेनेटिक होता है कि जेनेटिकली क्या होता है कि मेनली एब्डोमिनल वाल की मसल जो होती है कमज़ोर हो सकती है और उसके कारण से कमज़ोर एरिया जो है वहाँ से इंटेस्टाइन का प्रोट्रूजन हो सकता है या हर्निया हो सकता है। अगला जो है वो है प्रीवियस हर्निया या हर्निया रिपेयर है। मतलब पहले यदि हर्निया हो चुका है या हर्निया रिपेयरमेंट सर्जरी हुई है तो उसके कारण से वो एब्डोमिनल वाल का वो एरिया जो होता है वो कमज़ोर रहेगा, वीक रहेगा और उसके कारण से भी वहाँ से फिर प्रोट्रूजन हो सकता है। एक मेल जो होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। खास करके इन्वाइनल हर्निया जो होता है वो मेल के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसके कारण से हो सकता है। एक पेरिटोनियल डायलिसिस यदि कोई पेशेंट ले रहा है उनमें भी संभावना ज़्यादा रहती है। इसका भी वही कारण है, पेरिटोनियल डायलिसिस के कारण से इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर जो होता है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा और उसके कारण से हो सकता है। अगला क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कब्ज रह रही है, स्टूल पास करते समय उसको दिक्कत आएगी, उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर के कारण से भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है और उससे हर्निया हो सकता है। एक कोलेजन या वास्कुलर कोई डिसीज कंडीशन है तो उसके कारण से भी एब्डोमिनल वाल जो है उसकी मसल्स कमज़ोर हो सकती है या एब्डोमिनल वाल वीक हो सकती है और उसके कारण से भी जो वीक पॉइंट जो होता है, वीक एरिया जो है वहाँ से इंटेस्टाइन जो है प्रोट्रूड हो सकती है और हर्निया हो सकता है। तो ये तो इसके रिस्क फैक्टर हो गए। नेक्स्ट आता है इसके टाइप, मतलब हर्निया के टाइप। तो हर्निया जो है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हर्निया किस ऑर्गन का हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है और इसके आधार पर इसे बहुत सारे टाइप दिए गए। इसमें एक तो इंग्वाइनल हर्निया होता है। इंग्वाइनल हर्निया जो है हर्निया के सबसे सामान्य प्रकार होता है। ये ज़्यादातर मेल जो है उनके अंदर होता है। इंग्वाइनल हर्निया के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन जो है उसका या इंटेस्टाइन का कुछ भाग जो होता है वो मेनली लोअर एब्डोमिनल वाल जो इसका जो वीक पॉइंट जो होता है वहाँ से इंग्वाइनल कैनाल जो है उसके अंदर पुश हो जाता है। मतलब एक तरह से देखें तो इंटेस्टाइन जो होती है वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आ जाती है। इंग्वाइनल कैनाल जो होती है ग्रोइंग एरिया के अंदर होती है और यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो पास होती है। नॉर्मल टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। बर्थ के जस्ट पहले क्या होता है कि यही टेस्टिस जो होती है वो इंग्वाइनल कैनाल से डिसेंड होकर स्कोटम के अंदर आते हैं। किसी कारण से ये जो एरिया जो होता है वो वीक हो जाता है या फिर कमजोर हो जाता है या टीयर होता है, तो उसके कारण से इंटेस्टाइन जो होती है वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर पुश हो जाती है, मतलब इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आ जाती है और उसके कारण से इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। तो एक तो इंग्वाइनल हर्निया होता है, दूसरा फीमोरल हर्निया होता है। फीमोरल हर्निया भी ग्रोइंग एरिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि फीमोरल रिंग जो है उसकी जो मसल जो होती है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है और वो कमजोर होने के कारण से इंटेस्टाइन का लूप जो होता है वो फिर फीमोरल कैविटी के अंदर प्रोट्रूड हो जाता है, मतलब ऊपर जाता है और उसके कारण से फीमोरल हर्निया होता है। फीमोरल हर्निया जो है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा हेथल हर्निया होता है जिसको डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं। हेथल हर्निया के अंदर क्या होता है कि स्टोमक का कुछ भाग या इसोफेगस का कुछ पार्ट जो होता है वो मेनली डायफ्राम के थ्रू चेस्ट कैविटी के अंदर प्रोट्रूड होता है, मतलब आ जाता है और उसके कारण से हेथल हर्निया होता है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज जो होते हैं, खास करके 50 साल की उम्र के बाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चौथा अम्बिकल हर्निया होता है। अम्बिकल हर्निया जो होता है वो नवजात या फिर छोटे बच्चे जो उनके अंदर होता है। ये मेनली कंजेनिटल कंडीशन कोई है तो उसके कारण से होता है। जन्मजात क्या होता है कि एब्डोमेन का जो अम्बिकल पोर्शन जो होता है, मतलब नाभि वाला एरिया जो है वहाँ की मसल्स वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो कमज़ोर होने के कारण से वहाँ से इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है वो प्रोट्रूड होता है, बाहर की तरफ निकल आता है और उसके कारण से अम्बिकल हर्निया होता है। ये हर्निया ज़्यादातर जो होता है वो अपने आप ही कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी एब्डोमिनल वाल की मसल जो है वो मजबूत होती जाएगी। जैसे जैसे वो मजबूत होती जाएगी ये हर्निया जो होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये ज़्यादातर 1 या 2 साल के अंदर ठीक हो जाता है। यदि 1 और 2 साल या 5 साल तक यदि ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जरी के द्वारा उसको रिपेयर किया जाता है। पांचवा इंसिजन हर्निया, जिसको वेंट्रल हर्निया भी कहते हैं। इंसिजन हर्निया जो होता है वो मेनली सर्जरी के पश्चात जो वुंड जो होता है वो पूरी तरह से हील नहीं हो पाता या फिर सर्जिकल साइट जो है वहाँ की जो मसल जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसके कारण से जहाँ पर ऑपरेशन किया गया है या कट लगाया गया है वहाँ से इंटेस्टाइन जो है वो बाहर निकल आती है और उसको इंसिजन हर्निया कहते हैं। ये तो हर्निया के भिन्न प्रकार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हर्निया के साइन एंड सिम्टम या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो हर्निया के लक्षण जो होते हैं वो उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। शुरुआत में तो इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे हर्निएटेड पार्ट जो होता है वो बढ़ता जाता है पेशेंट को समस्याएं हो सकती है। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो लंप एंड स्वेलिंग इन अफेक्टेड पार्ट। तो अफेक्टेड पार्ट जो होता है मतलब जहाँ पर हर्निया हुआ है वहाँ
वहाँ पर लंप या स्वेलिंग या सूजन जो वो दिखाई देती है। खास करके इंग्वाइनल या फीमोरल हर्निया है तो उसके अंदर फीमोरल एरिया जो होता है या ग्रोइन एरिया जो होता है वहाँ पर स्वेलिंग मिलती है, जबकि अम्बिलिकल हर्निया के अंदर अम्बिलिकल वाला पोर्शन जो होता है एरिया वहाँ पर स्वेलिंग मिलती है। इसके अलावा इंसिजन हर्निया के अंदर जहाँ पर इंसिजन लगाया गया है वहाँ पर स्वेलिंग मिलती है। ये जो स्वेलिंग जो होती है वो खांसने से या वजन को उठाने से बढ़ती है, जबकि सोने से स्वेलिंग जो होती है वो कम हो जाती है। स्वेलिंग के साथ साथ उसको पेन या टेंडरनेस हो सकता है। पेन और टेंडरनेस जो होती है वो दिन के अंत में मतलब शाम के समय ज़्यादा होती है। इसके अलावा ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन मतलब पेट का फूलना हो सकता है, साथ ही उसको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। यदि हेथल हर्निया है तो हेथल हर्निया के अंदर पेशेंट को हार्ट बर्न जो हो सकता है, मतलब छाती में जलन हो सकती है, निगलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा छाती में दर्द मतलब चेस्ट पेन जो है वो भी हो सकता है। तो ये तो हर्निया के साइन एंड सिम्टम जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या क्या डायग्नोसिस किया जाता है, तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक तो हिस्ट्री जो है वो ली जाती है कि पेशेंट की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री जो है जिसमें जो अपनी कंप्लेंट जो है वो बताता है। एक पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है वो ली जाती है कि पहले हर्निया की सर्जरी या हर्निया का रिपेयरमेंट तो नहीं हुआ है। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन में एक तो इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें बल्ज जो है वो दिखाई देता है। दूसरा पाल्पेशन किया जाता है, फिंगर के द्वारा बल्ज जो उसको पाल्पेट करते हैं उसको दबाया जाता है कि प्रोट्रूजन जो है वो कितना हो रहा है। तीसरा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या यूएचजी जो है वो करवाई जाती है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो गैपिंग जो हो रही है मतलब कितना टीयर हो रहा है उसका पता लगाया जाता है। एक एब्डोमिनल सीटी स्कैन करवाया जाता है। एब्डोमिनल सीटी स्कैन के द्वारा भी कितना हर्निया का टीयर हो रहा है या कितना एरिया जो है वीक हो रहा है उसका पता लगाया जाता है। ठीक वैसा ही एब्डोमिनल एमआरआई जो है वो करवाई जाती है। इसके द्वारा भी हर्निया जो है या एब्डोमिनल वाल का कौन सा एरिया वीक हो रहा है, ये वीक एरिया कितना बड़ा है उसका पता लगाया जाता है। एक बेरियम स्वेलो जो है वो करवाया जाता है। बेरियम स्वेलो के द्वारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है उसका पता लगाया जाता है। एक एक्सरे जो है वो करवाया जाता है कि अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है उसका पता लगाने के लिए। इसके अलावा एंडोस्कोपी जो है वो करवाई जाती है। एंडोस्कोपी के द्वारा इंटेस्टाइन जो है उसका अंदर का एरिया विजुअलाइज किया जाता है कि अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है या स्ट्रेंगुलेशन जो ऐठन तो नहीं हो रही है, तो इसका पता लगाया जाता है। तो ये तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। तो हर्निया के लिए कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, मतलब कोई ड्रग नहीं है जो हर्निया को ठीक कर दे। इसके लिए मैनुअल रिडक्शन टेक्निक काम में ली जाती है जिसमें हाथों के द्वारा बल्जिंग पार्ट जो होता है उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर अप्लाई किया जाता है और प्रेशर अप्लाई करके उसको पहले जैसी स्थिति में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा, इसके अंदर एक बेल्ट जो होती है वो पहनने की एडवाइस दी जाती है। यदि हेथल हर्निया है तो उसके अंदर पेशेंट को एंटासिड जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती है या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो दी जाती है। हर्निया का केवल सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, मतलब सर्जरी एकमात्र उपाय होती है जिसके द्वारा हर्निया को ठीक किया जा सकता है और स्ट्रेंगुलेशन से बचाया जा सकता है। सर्जरी के लिए जो सर्जरी काम में ली जाती है उसमें एक तो ओपन सर्जरी जो है वो काम में ली जाती है। ओपन सर्जरी के अंदर एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन लगाने के बाद हर्निया जो है या हर्निएटेड पार्ट जो होता है उसको पुनः पहले जैसी स्थिति में रखा जाता है और उसके बाद स्टिचिंग ले ली जाती है। दूसरा जो होता है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर बहुत सारे छेद की जाती है और छेद के द्वारा हर्निया को रिपेयर किया जाता है। हर्निया जो है उसके लिए दो सर्जरी काम में ली जाती है। उसमें एक तो हर्नियोरेफी होता है, हर्नियोरेफी जिसको टिश्यू रिपेयर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बल्जिंग पार्ट जो होता है उसको वापस पुश बैक किया जाता है, मतलब पहले जैसे स्थिति में रख दिया जाता है और उसके बाद जो वीक एरिया जो होता है उसको रिपेयर कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पर स्टिचिंग ले ली जाती है। तो दूसरा हर्नियोप्लास्टी होता है। हर्नियोप्लास्टी को मैश रिपेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वीक एरिया जो होता है उसको एक स्टेराइल मैश जो होती है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है उसके द्वारा कवर किया जाता है और डिफेक्ट जो होता है मतलब जो वीक एरिया जो होता है उसको पूर्ण रूप से कवर कर देते हैं और उसके कारण से वहाँ से इंटेस्टाइन जो होती है वो प्रोट्रूड मतलब बाहर की तरफ नहीं निकल पाती। तो ये तो दो सर्जरियाँ जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट है हर्निया का नर्सिंग केयर। तो हर्निया के अंदर जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करानी है उसमें एक तो पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है उसका कारण या ड्यूरेशन जो है उसको असेस करना। एक पेशेंट के बॉयल साउंड जो है उसको मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट जो है उसको हर्निया को रिड्यूस करने की जो भी टेक्निक जो है या तरीका जो है उसके बारे में समझा देना है। पेशेंट जो है उसको हर्निया वाला पार्ट जो है वहाँ पर टाइट बेल्ट जो है या फिर वाइट बेल्ट जो है वो बांधने की एडवाइस देनी है। एक पेशेंट जो है उसको वेट लिफ्टिंग करने के लिए या तेज जोर से खांसने का मना करना है। पेशेंट जो है उसको पानी पीने के लिए एनकरेज करना है कि अत्यधिक मात्रा में वो पानी पिए ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। एक पेशेंट जो है उसको फाइबर रिच डाइट जो होती है मतलब फाइबर युक्त भोजन जो है वो करने की सलाह देनी है ताकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो कम हो। यदि प्लान की गई है तो पेशेंट को सर्जरी के बारे में पूरा बता देना है। सर्जरी के बाद पेशेंट जो है उसको इन्फेक्शन के लिए ऑब्जर्व करना है। साथ ही साथ सर्जिकल साइट जो है उसको भी
भी ऑब्जर्व करना है। पेशेंट जो है उसको जोर से खांसने के लिए या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए मना करना है। पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि यदि खांसी आती है तो उस समय लेट जाना है ताकि हर्निया के ऊपर प्रेशर नहीं हो। एक पेशेंट जो है उसको डॉक्टर के निर्देशन अनुसार एनाल्जेसिक जो है पेन कम करने वाली ड्रग वो और एंटीबायोटिक जो है वो देनी है। अगला कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जो है उसमें राहत के लिए लैक्सेटिव देना है। एक स्कोटर सपोर्ट जो है वो देना है ताकि पेशेंट को कंफर्ट मिल सके। तो ये तो नर्सिंग केयर जो है वो हो जाएंगे। लास्ट में बात करेंगे हर्निया जो है उसके कारण से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसको